स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में आपका। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता में हम लोग जो है चारों वेदों को पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको हमने विस्तार से पढ़ा है। अब जो है वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल के जो है भौगोलिक विस्तार, उसकी सामाजिक स्थितियाँ, उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। और जो है उत्तर वैदिक काल में भी हम इनकी स्थितियों को पढ़ेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को। फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया उनकी स्थितियों में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार को हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल में जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक जो है वैदिक काल के लोगों का विस्तार था। अगर आप यहाँ ग्राफ में देखिए तो उत्तर में, नॉर्थ साइड में, उत्तर में जो है तुर्कमेनिस्तान से लेकर अरावली, दक्षिण में अरावली तक, और पश्चिम हिमालय, पूर्व में जो है पश्चिम हिमालय से लेके और अफ़गानिस्तान तक, इतना जो क्षेत्र था वैदिक सभ्यता के जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो क्षेत्र था लगभग यही था। यहाँ से लेके इतने दूर में जो है वैदिक सभ्यता के लोग जो है फैले हुए थे। अगर भारत में आज की वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए कि वैदिक काल के लोग जो उस समय कहाँ से कहाँ तक विस्तार किए थे, तो आज के हमारे वर्तमान राज्यों में अगर देखा जाए कि कहाँ कहाँ वैदिक काल के लोग फैले हुए थे, विस्तार कहाँ कहाँ तक था, तो देखा जाए पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक जो है फैला हुआ था वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल। अगर विदेशों में अगर बात किया जाए कि वैदिक काल जो है विदेशों में इनका विस्तार किन किन देशों में था, तो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देशों में जो है पूरा का पूरा वैदिक काल जो है फैला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक विस्तार के रूप में अगर देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान से लेके, अफ़गानिस्तान से लेके और भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक जो है वैदिक काल पूरा का पूरा जो है फैला हुआ था। इसके बारे में हम जो है नदियों को देखेंगे। इसके ऋग्वैदिक काल में हम लोग जो है भौतिक विस्तार के बाद जो है ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां हैं उनके क्या नाम थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और देखा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल को जो है कि हमने जो है अलग से एक वीडियो बनाया है। उसमें जो है ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उन सब का हमने विस्तार से जिक्र किया है और समझाया है। 10वें मंडल में ही जो है चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का जिक्र आया है। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। और 10वें मंडल में ही 3 प्रकार के सूक्त हैं, नदी सूक्त, विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त। तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि 10वें मंडल में नदी सूक्त वाले हिस्से में 21 नदियों का जो है उल्लेख आया है। उसमें से जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऋग्वेद में सप्तसंधव प्रदेश में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती आदि नदियों का बार बार उल्लेख मिलता है। अगर बात कर रहा है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख नदियाँ थीं उसमें सिंधु नदी का जिक्र जो है बार बार जो है आया हुआ है ऋग्वेद में। लेकिन अगर सरस्वती नदी की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी मानते थे। और जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज,
सब सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं इनका भी उसमें जिक्र आया हुआ है और इनका एक अलग नाम है। हर प्रत्येक नदी का जो है अलग अलग नाम है, उसको हम लोग देखेंगे। अतः ऋग वैदिक काल के क्षेत्र में आर्यों का जो मुख्य निवास केंद्र था, कह रहा है कि जो सप्त सिंधु प्रदेश है, सिंधु घाटी के क्षेत्र के आसपास के जितना भी प्रदेश है वही आपका जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अरावली से लेके पश्चिमी हिमालय तक के जो क्षेत्र हैं उसको जो है सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जो का जाना जाता है, ताकि जो वैदिक काल के लोग थे वो इन्हीं स्थानों के आसपास रहा करते थे। और नदियों के बारे में अगर बात किया जाए तो उस समय सिंधु नदी को सिंध के नाम से जाना जाता था, सरस्वती नदी को घग्गर के नाम से, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाव, पुरुषड़ी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, व्यास जो है ऋग वैदिक काल में जो है जो आज की प्रमुख नदियां हैं सिंधु घाटी की, जो सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं उनका ही अलग एक नाम था, जिनको हम अलग अलग, विपाशा को व्यास, सतुद्री को सतलज, पुरुषड़ी को रावी, अस्कनी को चिना, इनका जो पुराना वैदिक काल में जो नाम था उन नामों का यहाँ जिक्र किया हुआ है। और स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो है पूछता है, इनका जो पुराना नाम है उन्हीं नामों को देकर पूछता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पुराना नाम और नया वाला जो वर्तमान में नाम है दोनों याद रखना होगा आपको। अगर यहाँ देखा जाए अफ़गानिस्तान की, ऋग वैदिक काल में अफ़गानिस्तान में बहने वाली जो 4 प्रमुख नदी थी उनका भी जिक्र बार बार आता है। अगर उनका देखा जाए 4 नदियाँ जो प्रमुख हैं, कुंभा, क्रुमु, सुवास्तु और गोमती। देखा जाए कुंभा को काबुल, आज की वर्तमान में हम जो है काबुल नदी को उस समय जो है कुंभा कहते थे, कुर्रम नदी को जो है क्रुमु कहते थे, स्वात नदी जिसके बारे में हम जो है स्वास्तु कहते हैं, और गोमती नदी गोमल, जो वर्तमान में हम इन नामों से जो है इन सबको जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां हैं ये लगभग इससे ज़्यादा आपका जो है एग्जाम में नहीं आएगा। स्टूडेंट हम लोग जो है ऋग वैदिक काल के जो है प्रमुख नदियों के बाद जो है अब जो है हम जो है ऋग वैदिक काल का जो है सामाजिक जीवन देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा जो समाज, आज जो समाज हमारा दिखाई दे रहा है वो अचानक परिवर्तन के बाद, धीरे धीरे परिवर्तन के बाद ही ये समाज बना हुआ है। जैसे हमारा जिला, प्रदेश, राष्ट्र, एक जो है कोई भी समाज का निर्माण नहीं होता है। एक तरह समझ लीजिए कि हमारा आज का जो समाज है हमारा आज का, वो कल वाले समाज या वैदिक काल का ही सुधरा हुआ रूप है, एक तरह कह सकते हैं हम, क्योंकि उसी समाज का जो है सुधरता एक तरह कह सकते हैं कि हमारा आज का समाज है। और हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके स्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि सामाजिक स्थितियां कैसी थी, लोग क्या करते थे, उनके फसलों में क्या होता था, धार्मिक स्थितियां कैसी थी, समाज में वो कैसे रहते थे, अपनी जीवनचर्या कैसी थी, वो क्या कार्य करते थे, उन सब के बारे में जो है सामाजिक जीवन में आपको जो बताया जा रहा है। राजनीतिक जीवन बताएंगे, आपको धार्मिक जीवन बताएंगे, वैदिक काल के लोग किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, क्या करते थे, ये सब कुछ उसमें बताया जाएगा आपको। तो आप देखिए जो है समाज कैसा था। समाज का स्वरूप मूलतः कबीलाई था। समाज का स्वरूप जो है मूलतः कबीलाई का मतलब ये लोग कबीलों के रूप में रहते थे, जनजातीय लोग थे और जो है बंजारे और जनजाति टाइप के लोग थे ये लोग, और कबीले के रूप में जो है कुछ लोगों के समूह बनाकर जो है ये लोग रहते थे। उसी को कह रहा है कबीले कि मतलब समाज जो है मूलतः कबीलाई था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, कहने का तात्पर्य कि उस समय भी, आज भी हमारे समाज की अगर छोटी इकाई देखा जाए तो परिवार है। उस समय भी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। बता रहा है आपको जो है तुलना करना है कि हमारे समाज से कितना बेहतर था या कितना ख़राब था जो है आज के समाज और जो है वैदिक समाज में। तो कह रहा है कि उस समय भी संयुक्त परिवार की प्रथा जो है प्रचलित थी। समाज में छुआछूत, दास प्रथा,
जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जाति व्यवस्था के जिक्र कर रहा है, न कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन जाति प्रथा नहीं थी यहाँ पे। तो छुआछूत, दास प्रथा और जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। हमने अभी बताया आपको कि समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल 4 भागों में लोगों जो है बटे हुए थे, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। आगे देखेंगे। लेकिन जो है समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी लेकिन जन्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य बदलने की स्वतंत्रता थी। यहाँ कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के आधार पर जो है इनको जो है उस व्यवस्था का न मानकर जो है कर्म के आधार पर जो है आधारित थी। इनकी जो व्यवस्था थी कर्म पे आधारित थी। जैसे कि जो लोग सुनार थे या काश्तकार थे, शिल्पकार थे, बढ़ई थे, लोहार थे, ये लोग इनके कर्म के आधार पर जो है इनको जो है उस व्यवस्था में रखा गया था। लेकिन जो है बाद में आने के बाद स्थितियां बदली और उनके जन्म के आधार पर कर दिया गया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और सभी को अपना काम बदलने की क्या है, अपना कार्य बदलने की स्वतंत्रता थी। अगर आप जो है लोहार हैं, बढ़ईगिरी है या सुनार हैं, सोने का काम करते हैं तो अपना कार्य बदल सकते थे। आप जो एक और कोई कार्य कर सकते थे। इसकी जो है आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। समाज पितृ सत्तात्मक आधारित था। देखिए कह रहा है कि समाज पितृ सत्तात्मक आधारित था। समाज पितृ सत्तात्मक का मतलब कि समाज का, परिवार का जो मुखिया है पुरुष होता था। मतलब उस समय जो है समाज में पितृ सत्तात्मक, वही पुरुषों का जो है बोलबाला था और जो है मुखिया भी पुरुष होता था। लेकिन एक बात कह रहा है, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, सम्मानजनक थी। भले ही परिवार में पुरुषों का बोलबाला था, मुखिया परिवार का पुरुष होता था, लेकिन महिलाओं की स्थिति जो है बहुत सम्मानजनक थी। परिवार के मुखिया में ऋग्वेद को कुलप कहते हैं। ऋग्वेद में जो है परिवार का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते हैं, कुलप नाम दिया जाता है। कुलप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कुलप का तात्पर्य क्या है, परिवार का मुखिया। बाल विवाह, दहेज प्रथा, नियोग प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसे नियम लागू नहीं थे। मतलब उस समय जो है महिलाओं के लिए जो कुरीतियाँ थीं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, नियोग प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसी जो है जो कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ थीं, वो वैदिक काल में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी, ये 3 महिलाएं हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं। इनका जिक्र आता है कि ऋग्वेद में मैत्री, कात्यायनी और गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो पुरुषों के समान यज्ञ में भाग लेती थी। मतलब ये महिलाएं जो थी गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी, ये मतलब उस समय महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति थी कि वो यज्ञ में भी पुरुषों के साथ बैठती थी और यज्ञ में भाग लेती थी। विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों को तलाक व पुनर्विवाह करने का अधिकार था। कह रहा है कि विधवा विवाह का प्रचलन था और स्त्रियों को जो है पुनः विवाह का जो है करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल समाज लैंगिक समता पर आधारित था। हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि ऋग्वैदिक का जो समाज है वो लैंगिक समता पर आधारित था। मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं था, लैंगिक समानता पर आधारित था हमारा जो है ऋग्वैदिक काल। अगर खान पान की बात किया जाए तो चावल, गेहूँ, दूध, दही सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा फसलें प्रचलित थी। जो लगभग आज के समय की जो मुख्य फसलें हैं उस समय भी गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही सभी प्रकार के खाद्य फसलें क्या थीं, उस समय उपलब्ध थी। उस समय के लोग भी जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। जैसे आज भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग हैं, वैसे ही उस समय भी शाकाहारी और मांसाहारी लोग हुआ करते थे। अगर कपड़ों की बात किया जाए कि लोग क्या पहनते थे, तो वस्त्र में वो सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा व चमड़े के बने हुए
वस्त्र जो है पहनते थे। आभूषण पहनने की प्रथा प्रचलित थी। आज भी जैसे महिलाएं और पुरुष जो है आभूषण पहनते हैं, उस तरह ऋग वैदिक काल में भी जो है पुरुष और महिलाएं क्या है आभूषण पहनने का प्रचलन था। भीषज, एक शब्द दिया है भीषज। भीषज शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में वैद्य के लिए किया गया है। वैद्य मतलब जो है आज के समय में डॉक्टर या चिकित्सक के लिए भीषज। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भीषज शब्द का तात्पर्य क्या है, तो जो है उसके लिए हम याद रखेंगे कि चिकित्सक या वैद्य के लिए किया जाता है। अगला बिंदु है पुत्र की तरह पुत्री को भी शिक्षा और यज्ञ करने का अधिकार था। शिक्षा और यज्ञ कह रहा है कि जिस तरह हम पुत्र को अधिकार था, उसी तरह जो है पुत्री को भी अधिकार था। शिक्षा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अगर विवाह के लिए लड़की को अपना पक्ष रखने का अधिकार था। जो विवाह के समय जो है लड़कियों को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता था। लड़की की शादी में उपहार देने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु यह परंपरा स्वेच्छा पर आधारित थी। देखिए लिख रहा है इस पे कि उस समय भी लड़कियों के शादी में जो है उपहार स्वरूप जो है कुछ न कुछ दिया जाता था। लेकिन कह रहा है एक बात यहाँ पे कि लड़की की शादी में उपहार जो देने की प्रथा उस समय प्रचलित थी वे स्वेच्छा पर आधारित थी, और यही परंपरा धीरे धीरे जो पहले स्वेच्छा पर आधारित थी लोगों ने मांगना शुरू कर दिया और आज के रूप में एक दहेज प्रथा के रूप में उभर कर आया है। ऋग वैदिक प्रमाणों के आधार पर समाज समता मूलक था। कह रहा है कि ऋग वैदिक समाज के लोग जो है समता मूलक थे। उस समय न ज़्यादा कोई अमीर था, न गरीब था, न छोटा था, न बड़ा था। किसी भी प्रकार का लोगों के बीच जो है आपस में भेदभाव नहीं था। जितना भी ऋग वैदिक काल के समाज में या आपने पढ़ा जो भी अच्छाइयाँ थीं, एक समय आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो जितनी ये अच्छाइयाँ थीं धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल आएगा और बहुत सारी कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैल जाएंगी। उसी को हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों में हम पढ़ेंगे जब, तो उसको गौर करेंगे और जो है इनसे मिलान करेंगे कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जो है उस समय बहुत ही जितनी मतलब ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो है ऋग वैदिक काल का जो है सामाजिक जीवन के बाद जो है राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे।